नमस्कार। आज विशेष रूप से बात होगी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर और उसमें हमारे साथ हैं प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी और जिनको शिक्षा का, प्रशासन का, रिजर्वेशन का और अनेक समसामयिक मुद्दों से लेकर सरकारी योजनाओं के किस तरीके से क्रियान्वयन हो, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रखने वाले राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे श्री जस्साराम जी चौधरी, जो अभी हाल ही में ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी वार्ता करने के लिए, अपने कंटेंट रखने के लिए खासे चर्चा में है। सर, ओबीसी आरक्षण एक खास मुद्दा है। आपकी मुख्यमंत्री जी से 2-3 दफ़े मुलाकात भी हुई। हर मंच पर युवा ओबीसी आरक्षण की मांग रख रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी का मंच हो, कॉलेज का हो, सरकार के कोई कार्यक्रम हो, सरकार के अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हो, सबके सामने मुद्दा आ चुका है और इस समय सबसे ज़्यादा सरगर्मियों में है। सीएम साहब से आप मिले, क्या प्रोग्रेस रही, कहाँ तक आगामी जो परिणाम उसके आने की उम्मीद है, क्योंकि भर्तियों का एक बम्पर जो होनी है वो इन्हीं 2-4 महीनों में होनी है और उसमें ये लागू होना भी लाजमी है। तो किस तरीके की प्रोग्रेस रही है, आगे क्या उम्मीद की जानी चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्तमान में जो भर्तियां चल रही है और आने वाली भर्तियां संभावित है, उसको देखते हुए जो भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है और जो 17/4/2018 की अधिसूचना से जो संशोधित प्रावधान है, उसकी वजह से विशेष तौर पर ओबीसी युवा बेरोजगार जो प्रभावित हो रहे हैं, परिणाम स्वरूप वो बार बार अपने रोज़गार के अवसर से वंचित होते हैं और जो वो मेहनत करते हैं, मेहनत के आधार पर भले ही उनकी रैंक बहुत ऊपर भी हो तो भी उनके लिए जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है। और ये चीज़ केवल इस 17/4/2018 द्वारा जो अधिसूचना द्वारा जो संशोधन किया गया है, उस संशोधित प्रावधान की जो विसंगति है उसकी वजह से हुई है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए हम पिछले कुछ समय से लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार के नुमाइंदों के साथ विभिन्न स्तर पर हमारी मुलाकात हुई है। एक एक बिंदु पर इसके प्रावधान के लिए और इसके संभावित समाधान के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। और जैसा आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी हमारी 2 बार बैठक हुई है और एक बार अभी हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में भी जो बेरोजगार युवाओं ने ज्ञापन दिया, उसमें मैं भी इनके साथ था और उस वक्त भी हमारी विस्तार से चर्चा हुई और मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया कि हम जल्दी ही इस समस्या का समाधान करेंगे और मैं इस समस्या से पूर्णतः विज्ञ हो चुका हूँ। इसके बावजूद अभी तक, क्योंकि ये नियमों में संशोधन का मुद्दा है, नियमों में संशोधन कैबिनेट के निर्णय से ही हो सकता है। कैबिनेट में इस मुद्दे को बैठक में रखा भी गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको डेफर कर दिया गया। और चूंकि अभी निकट भविष्य में कुछ ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिनकी लिखित परीक्षाएं हो चुकी है, वो फाइनल स्टेज पे है, उनके रिज़ल्ट आने वाले हैं। रिज़ल्ट आकर के और उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद वो प्रक्रियाधीन नहीं रहेगी। ऐसे स्थिति में संशोधित प्रावधानों को उसमें लागू किया जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो एक विधिक आधार पर चुनौती का कारण भी बन सकता है। इसलिए हम बार बार राज्य सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि इसको यथाशीघ्र कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त करके और इस विसंगति को दूर करने के लिए संशोधित प्रावधान है उनको लागू किया जाए। सर, बहुत सारे युवा हैं जो इस बात को लेके संघर्षशील हैं। उसमें से कुछ युवा साथी हैं जो जागरूक है, लगातार उसका फॉलोअप भी कर रहे हैं आपके इस ओबीसी रिजर्वेशन की विसंगति को दूर करवाने के लिए। उनके कुछ क्वेश्चन हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ हज़ारों लाखों युवाओं का भविष्य जो है वो इन भर्तियों में अटका हुआ है। और अगर ये ओबीसी रिजर्वेशन की विसंगति समय रहते ठीक नहीं हुई तो बहुत से लोग इस सेलेक्ट होने के बाद भी आउट हो जाएंगे। तो उनके कुछ जिज्ञासाएं और प्रश्न हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपना प्रश्न खुद रखें और सर के सामने प्रश्न रखें। उससे पहले
मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी कि कुछ लोगों द्वारा बिना आधार के ही पब्लिक में, मीडिया में भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि ओबीसी के जो युवा हैं वो सरकार से इस बात के लिए वो जोर लगा रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में कुछ छेड़छाड़ की जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का प्रावधान जो भारत सरकार का किया हुआ है वो 1979 से किया हुआ है। उसी के अनुरूप राजस्थान सरकार ने नियम 1988 में बनाए, और जिस तरह से भारत सरकार नियुक्तियों में भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण दे करके और जिस प्रक्रिया से नियुक्ति प्रदान कर रही है आज भी, उसी प्रक्रिया से राजस्थान सरकार भी करती आई है। हाँ, कतिपय मामलों में कुछ विभाग जो सीधे ही आरपीएससी या कर्मचारी चयन बोर्ड से भर्तियां नहीं करवा करके सीधे ही स्वयं भर्ती आयोजित करते हैं, जैसे पुलिस विभाग उनमें से एक है, मेडिकल एंड हेल्थ भी उसमें से हैं, तो वहाँ पर अलग से इनकी भर्तियां आयोजित होती रही है। अन्यथा जिस तरह से भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारें, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस में जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें इस भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के प्रावधान को किस तरह से, किस प्रक्रिया से लागू किया जा रहा है, उसकी जानकारी भी हमने ली। जानकारी लेकर के और पूरे डॉक्यूमेंट्स राज्य सरकार के समक्ष बैठक के दौरान एक बार नहीं कई बार प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उसमें वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्योंकि देखिए भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण जो है वो हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज आधार पर आरक्षण है, और क्षैतिज आधार पर जो आरक्षण है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है, और वो जो होता है वो कटिंग अक्रॉस द कैटेगरीज होता है। यानी उसको जो भी आप विशिष्ट जनों के लिए, जिसमें महिलाएं भी हैं, जिसमें बच्चे भी हो सकते हैं, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक भी हो सकते हैं, जिसमें दिव्यांग जो विशिष्ट योग्य जन जिनको हम कहते हैं वो भी हो सकते हैं, और जिनमें उत्कृष्ट श्रेणी के खिलाड़ी भी हो सकते हैं। इन सबको क्षैतिज आधार पर आरक्षण दिया जाता है। क्षैतिज आधार पर जो भी आरक्षण होता है उसको कटिंग अक्रॉस द कैटेगरीज, यानी प्रत्येक कैटेगरी में उनके लिए आरक्षण होता है। जो सिलेक्टेड होते हैं वो उस कैटेगरी के अनुरूप ही समायोजित हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया केंद्र सरकार का कर्मचारी चयन आयोग, क्योंकि केंद्र सरकार में यूपीएससी के द्वारा जो भर्तियां की जाती है उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान भूतपूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। वहाँ केवल सी/डी कैटेगरी के लिए ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रावधान है। सी कैटेगरी में 15% है, डी कैटेगरी में 20% का प्रावधान उनके द्वारा किया गया है। तो बाकी सब जगह जो भी प्रावधान है, राजस्थान में 5% राज्य सेवा यानी जो राजपत्रित सेवाएं उनमें 5% है, अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाओं में 12.5% है, और जो सभी स्टाफ है यानी जिसको डी कैटेगरी हम कह सकते हैं उसमें 15% का आरक्षण का प्रावधान है। तो ये क्षैतिज आधार पर आरक्षण का प्रावधान है। क्षैतिज आधार पर आरक्षण के प्रावधान को जिस तरह से केंद्र सरकार का कर्मचारी चयन आयोग, जिस तरह से अन्य राज्य सरकारों के जो लोक सेवा आयोग है या कर्मचारी चयन आयोग है वो लागू कर रहे हैं, उसी तरह से लागू करने की डिमांड राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के द्वारा की जा रही है। जो लोग इसके बारे में कुछ भ्रांतियां फैला रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनके आशंका का आधार क्या है। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि अब तक मुझे राजस्थान के किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा इन बेरोजगार युवाओं की इस मांग का विरोध करने की जानकारी मुझे नहीं है जी। क्योंकि पिछले ही दिनों में मैंने एक टीवी न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम डिबेट में ये देखा था, जिसमें यहाँ के जो शासक दल है कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद थे, जो प्रमुख विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी उनके प्रवक्ता भी मौजूद थे, और कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। तो उसमें दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो ये कह रहे थे कि हाँ, संशोधन होना चाहिए, उनका तो कोई विरोध नहीं है। न किसी और राजनीतिक दल के विरोध को हमने अभी तक मीडिया में देखा है या सुना है।
तो अब जो लोग कोई बिना आधार की आशंका को पाले हुए बैठे हैं और वो कोई इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, तो वो बेवजह भ्रांतियां फैला रहे हैं। और उसका एक उदाहरण आज हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था, हर बार मैं ये बात कहता हूँ कि वर्तमान जो विसंगति वाला प्रावधान है उसकी वजह से न केवल ओबीसी का बेरोजगार युवा पीड़ित हो रहा है, बल्कि जो भूतपूर्व सैनिक SC, ST, EWS और MBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो भी बाय डिफॉल्ट ऑफ प्रपोर्शन ऑफ OBC एक्स सर्विसमैन इन टोटल एक्स सर्विसमैन, दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी। उनको भी अवसर नहीं मिल रहे हैं। और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, और जिसके बारे में भ्रांति भी फैलाई जा रही है, वो हमारे साथ ये महेंद्र सिंह मीणा, ये धौलपुर से हैं, एक्स सर्विसमैन है और इसमें ग्रेनेडियर्स में इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास भी की है और रैंक में भी ये टॉप से 3rd रैंक तक इन्होंने हासिल की है। इसके बावजूद केवल ये वर्तमान विसंगति के चलते चयनित नहीं हो पा रहे हैं। तो महेंद्र सिंह जी, आप स्वयं बताइए कि आपके साथ इस वर्तमान प्रावधान की वजह से किस तरह से आप पीड़ित हो रहे हैं। सर, मैं 31 मई 2018 को सेवानिवृत्त हुआ था और उससे पहले मैंने जब जो वैकेंसी निकली थी 2016 वाली जो वैकेंसी थी, वो फॉर्म मैंने फिलअप किया था सब इंस्पेक्टर का, और 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, 18 में, फिर 19 में उसका फिजिकल हुआ था सर। तो वो उसका रिजल्ट आज भी मेरे पास है, आप उसको देख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ? जी सर। आप सामने कैमरा में भी दिखा सकते हैं सर इसको। मेरी हाँ, ये इनका परिणाम का जो मार्क्स सीट है सब इंस्पेक्टर की, वो है। ये ST कैटेगरी को, एक्स सर्विसमैन विशेष कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और 3री रैंक थी सर उसमें, ST कैटेगरी में। ST कैटेगरी में 3री रैंक थी और ST कैटेगरी की टोटल जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 511 थी, उसमें ST के लिए 80 वैकेंसीज वर देयर। उस 80 में से महिलाओं की 30% की दर से वैकेंसीज कम करने के बाद 54 वैकेंसी ST मेल के लिए अवेलेबल हो रही थी। कायदे से क्षितिज आधार पर एक्स सर्विसमैन का आरक्षण हो तो 7 वैकेंसी उस 80 वैकेंसी के अगेंस्ट में ST एक्स सर्विसमैन की बनती है। और जैसा कि ये महेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, इन्होंने ST एक्स सर्विसमैन में 3री रैंक हासिल की है। तो न केवल इनका चयन होता है, बल्कि इनके बाद 4 यानी टॉप मेरिट 1 to 7 तक का एक्स सर्विसमैन जो ST को बिलोंग कर रहे हैं, उनका चयन होता है। लेकिन वो सभी वंचित रह गए। वंचित इसलिए रह गए कि OBC के जो एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने एक्स सर्विसमैन की, चूँकि इन्होंने एज सच कटिंग अक्रॉस द कैटेगरीज आरक्षण विज्ञापित किया नहीं है, इस वजह से ये वंचित हो रहे हैं। जी सर। इसके कुछ अभी आपका एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखा है। जी सर। और उसमें इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई ये महेंद्र सिंह कौन है, किसको आपने मीडिया के सामने ला कर के पेश कर रहे हो, क्या ये एक्स सर्विसमैन है? तो आपके एक्स सर्विसमैन कैटेगरी होने पर भी आशंका कतिपय लोगों द्वारा जाहिर की जा रही है। सर, तो मैं आपका कोई ID कार्ड देख सकता हूं जिसमें आप एक्स सर्विसमैन साबित होते हैं? सर, ये हमारे देश की और मतलब समाज की एक बुरी स्थिति है कि सच को बहुत ज़्यादा साबित करना पड़ता है और झूठ को एक बार बोल दे तो हवा में फैलता है। मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट में 22 जनवरी 2003 को मेरा ज्वाइनिंग है। और सर मैं दिखा सकता हूँ, ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जिस तरह से सिविल सेवाओं में PPO होता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, उसी तरह से ये
आर्म्ड सर्विस में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, जो इनका मोस्ट ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है। और इसमें सर, इसमें पूरी डिटेल, इसमें इनके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। कैमरामैन साथी जूम करके दर्शकों की सुविधा के लिए दिखा सकते हैं कि ये महेंद्र सिंह जी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अभी महेंद्र सिंह जी ने कहा कि सच को साबित करने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और झूठ जो है वो हवा में तैरता है। यही स्थिति सर, ये मेरा इस एक्स सर्विसमैन के आरक्षण की जो विसंगतियां है उसको दूर करने की बात को काउंटर करने के लिए कतिपय निहित स्वार्थ वाले लोगों को, जिनका न तो नॉलेज है सर्विस के बारे में, न आरक्षण प्रावधानों के बारे में नॉलेज है, लेकिन चूंकि उनको भ्रांति फैला करके केवल विरोध करना है, इस दृष्टि से वो विरोध कर रहे हैं। मेरा अनुरोध सभी से ये है कि ये जो विसंगति है अनावश्यक रूप से पैदा की गई है, और किसी भी तरह की भ्रांति फैलाने का प्रयास नहीं किया जावे तो अच्छा होगा। हमारा राजस्थान हर दृष्टि से, यहाँ धार्मिक सहिष्णुता, सामुदायिक सहिष्णुता बहुत अच्छी है। किसी भी तरह की कोई जातीय तनाव यहाँ नहीं होता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, हंस खेल करके साथ में रहते हैं। तो अनावश्यक रूप से इस तरह की भ्रांतियाँ पैदा करके और किसी के दिलो दिमाग में किसी के प्रति कोई भी पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। ये मेरा सभी से अनुरोध है। सर, ये मेरा जो ECHS हेल्थ कार्ड है, वो जो कि सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए ही होता है। ठीक है। और ठीक है। मैं सर थोड़ा सा एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये लोग, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं भी एक्स सर्विसमैन हूँ, मैंने भी जिस तरह सभी फौजियों ने सेवा की है उस तरह से मैंने भी बॉर्डर पे हर जगह काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में, RR बटालियन में, और जो अपनी LAC है, LOC है, दोनों जगह मैंने सेवा दी है। फील्ड में, पीस स्टेशनों में भी रहा हूँ कुछ समय के लिए। तो जितने सभी फौजी हैं उनका दर्द मैं भी समझता हूँ सर। तो 12.5% जो रिजर्वेशन है, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमेशा उससे कम कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रिजर्वेशन है वो सभी के लिए हो, सभी कैटेगरी के लिए हो। जिसमें जो महिला आरक्षण है, जैसे महिलाओं के लिए कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेशन किया गया है, स्पोर्ट्समैन के लिए किया गया है कि ST एक्स सर्विसमैन अलग, SC एक्स सर्विसमैन अलग, OBC एक्स सर्विसमैन अलग, MBC, इसी तरह जनरल एक्स सर्विसमैन, सभी के लिए इस तरह से अगर प्रावधान हो जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी को अपना अपना हक बराबर मिलेगा सर। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ सर कि पिछली बार मैंने 2 बार RAS दिया हुआ है, RAS मेंस मैंने लिखा है। 2018 में RAS में एक भी बंदा ST और SC कैटेगरी से सेलेक्ट नहीं हुआ है। और 2021 का भी रिजल्ट आना बाकी है, मेंस का रिजल्ट आ गया जिसमें मैं भी क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ। लेकिन इस आधार पर पूरा भरोसा है कि एक भी बंदा ST और SC, यहाँ तक कि MBC कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाली भर्तियों में, जो अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती है और जो RAS की भर्ती जो अभी चल रही है, जिनके इंटरव्यू अभी होने हैं, उसमें ये प्रावधान जोड़ा जाए जो एक्स सर्विसमैन के सभी के लिए कैटेगराइज अभी से पहले से ही किया जाना चाहिए। देखिए, जो केंद्र सरकार का 1979 के एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन रूल्स है, उसका रूल 4 जो है वो एक्स सर्विसमैन की रिक्तियों के निर्धारण का प्रावधान करता है। और उसका जो सब रूल 2 है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं एक बार अंग्रेजी में ही इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। आउट ऑफ द वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर बीइंग फिल्ड बाय एक्स सर्विसमैन, vacancies shall be reserved for candidates belonging to the scheduled caste and scheduled tribe in accordance with such orders as are issued in this behalf by the central government from time to time। एक्स सर्विसमैन के लिए जो आरक्षण होगा उसमें भी जो सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर जिन सोशल कैटेगरीज को रिजर्वेशन दिया गया है, यानी SC, ST
और अब उसमें ओबीसी और एमबीसी भी शामिल हो गए हैं, एटलीस्ट इन आवर स्टेट। तो इनमें तभी हो पाएगा जब कटिंग अक्रॉस द कैटेगरीज, यानी ये 37 आरक्षण उसी तरह से जिस तरह से महिलाओं का 30% आरक्षण प्रत्येक कैटेगरी के वैकेंसीज में से 30% आरक्षण निर्धारित किया हुआ है, उसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों का भी आरक्षण जो अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में 12.5% और डी कैटेगरी की सेवाओं में 15% है, वो कुल वैकेंसीज में सभी वर्गों में, जिसमें अनारक्षित पद भी शामिल हैं, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीसी और नव ईडब्ल्यूएस सभी शामिल हैं, सभी में उनका एक्स सर्विसमैन का आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। बहुत सी मैंने कल एक वीडियो वायरल किया था मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। बाद में मुझे ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने आज मुझे संपर्क किया है, तो उनके द्वारा मैं आज अपनी बात को पूरी तरह से रख पा रहा हूँ। कुछ उसमें कमेंट किए थे कि ये गलत है, फ़ौज एक ही है। मैं मानता हूँ फ़ौज एक है, हिंदुस्तान की आर्मी हमेशा एक ही रही है और वर्ल्ड की 3 नंबर की आर्मी है। लेकिन उसमें भी हमारे यहाँ जैसे कि अलग अलग रेजिमेंट होती हैं, राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट। हमने कभी ये नहीं सोचा है कि हम किसी अलग बिरादरी में तो नहीं है, सिर्फ नाम है। इस राजपूत रेजिमेंट सिर्फ एक नाम है, बाकी वो इंडियन आर्मी है, जिसका हिस्सा मैं भी रहा हूँ सर। मैं अलग अलग रेजिमेंट, मेरी ग्रेनेडियर्स थी, उसमें सभी, इसमें डोगरा थे, जाट भी थे, कुछ बंदे जो उसमें आते हैं कि जो क्लर्क या दूसरे लेवल में, तो वो उसमें सिख भी थे। और जाट तो बहुत ज़्यादा संख्या में, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, लगभग सभी कास्ट उसमें शामिल थी। तो वहाँ पर सभी कास्ट एक हैं। इस चीज़ को कभी भी कोई अगर बोलता है कि अगर इस चीज़ को जातिगत मुद्दा बना रहे हैं, तो ये जातिगत मुद्दा नहीं है। इस चीज़ को मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप भी, कोई भी एक्स सर्विसमैन भाई ये ना समझे कि इसको जातिगत मुद्दा बनाया जा रहा है। इसमें सभी के लिए आपका, अगर एक्स सर्विसमैन इसमें अपना पूरा, मतलब एक ही कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन पूरा हक ले लेंगे, तो इसमें जो ओबीसी वर्ग के सामान्य जो बंदे हैं उनका हक तो पूरा ही ख़त्म हो रहा है। उस वर्ग के बंदे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिनकी बदौलत इस देश का, जो किसान के परिवार से आते हैं, देश का पेट भर रहा है, तो उस वर्ग के बंदे तो पूरे ही ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचें, सेना हमेशा एक है और सभी के लिए ये जो मुद्दा चल रहा है वो सभी की बराबरी के लिए है। और ठीक महेंद्र भाई, आपकी भावनाओं के न केवल हम सब बल्कि पूरा देश सम्मान करता है, आदर करता है। सभी भूतपूर्व सैनिक सम्मानीय है, इसमें न कोई जाति का, और आम आदमी के लिए तो रेजिमेंट्स का भी कोई फर्क नहीं है। उनके लिए सभी रेजिमेंट भारतीय सेना की है। इसलिए भारतीय सैनिक जो है वो केवल सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है वो भूतपूर्व सैनिक है। लेकिन एक हिंदुस्तान की एक सोशल सिस्टम है, उसमें कुछ क्लासेज है, कुछ कैटेगरीज है, और उस क्लासेज और कैटेगरीज के मुताबिक भारतीय संविधान ने सेवाओं में कुछ आरक्षण की व्यवस्था की है। वो आरक्षण की व्यवस्था तार्किक संगत से रहे और तार्किक संगत से ही उनके लागू करने की प्रक्रिया हो। हमारा मुद्दा केवल इतना है जी। तो उसमें आपने जो अपनी बातें कही, बहुत अच्छी बात कही है आपने, और सभी को आपकी बात पर गौर करना चाहिए। और जो इस भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण की वजह से जो विसंगति पैदा हुई है, उस विसंगति को दूर करने के प्रयास में सहयोग करना चाहिए, न कि किसी तरह की बेसिर पैर की, बिना आधार की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया जाए। जी, अब हमारे जो जिज्ञासु हैं, जो अपनी बात रखेंगे, वो मजबूती से अपनी बात रखें और अपना क्या सवाल है, क्या जिज्ञासा है वो रखें, अपना नाम परिचय के साथ। मेरा नाम योगेश यादव है और मैं ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति से हूँ। मैं सर से, हमारे आदरणीय जस्साराम जी से, सर काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि 2018 पहले क्या नियम था सर। मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हम बार बार बात करते हैं 17/4/2018, 17/4/2018, तो उससे पहले क्या नियम था सर? आपने बहुत सही बात पूछी है। और जो 2018 से पहले राजस्थान में प्रावधान था, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ।
notwithstanding the provisions contained in any existing rules regulating the recruitment and promotion of persons in various services of the state, or in the rules that may be framed hereinafter, the ex-serviceman shall be eligible for recruitment and appointment to the post in all the departments of the state government as specified in the schedule, provided that. इसके आगे provided that first, such appointment shall not exceed A 12.5% of the posts in ministerial and subordinate services, and B 15% of the posts in class 4 services to be filled in a year by direct recruitment. यानी कि उस वक्त स्टेट सर्विसेज में रिजर्वेशन का एक्स सर्विसमैन के लिए कोई प्रावधान नहीं था. देन सब रूल 2, the total number of reserved vacancies, including those reserved for candidates belonging to the SC, ST and other categories taken together, shall not exceed 50% of the posts to be filled in a particular year. Sub-rule 3, the recruitment of ex-servicemen shall be subject to the availability of vacancies after the full quota of SC and ST exhausted to the extent of their reservation. यानी इसमें जो प्रावधान किया गया था उसके मुताबिक कहीं कोई भ्रांति नहीं थी और पृथक से इनकी 12.5% और 15% पद शो किए जाते थे विज्ञप्ति में, उसके मुताबिक ही रिक्रूटमेंट किया जाता था और उसके पश्चात आगामी भर्ती के लिए जब रिक्तियों का निर्धारण होता था तो जो सैनिक उस वक्त उस सेवा में कार्यरत होते थे वो जिस सामाजिक वर्ग को बिलोंग करते थे उस सामाजिक वर्ग यानी SC, ST या OBC उसमें शुमार कर लिया जाता था. इस तरह से उनका उसमें जो उस कैटेगरी के कार्मिक काम कर रहे हैं उसकी संख्या में भी शामिल हो जाते थे और किसी तरह की भ्रांति नहीं होती थी. लेकिन 17/4/2018 का अधिसूचना के द्वारा कुछ अच्छे संशोधन भी किए गए, जैसे उसमें इनके कुछ रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को दिया गया कि बिफोर रिटायरमेंट भी वो अप्लाई कर सकते हैं और जो फाइनल एग्ज़ाम की डेट है उससे पहले यदि उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो उनकी पात्रता मान ली जाती है. इसी तरह से उनके एज में इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है उसमें भी रिलैक्सेशन दिया गया. कुछ अच्छे संशोधन किए गए, लेकिन ये जो संशोधन किया गया कि उनको संबंधित सामाजिक वर्ग के रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा, इसकी वजह से ये विसंगति पैदा हुई है जिसे दूर किया जाना बहुत आवश्यक. आरक्षण की विसंगतियों को दूर करवाने को लेकर ये एक संक्षिप्त वार्ता आपके सामने रखी गई है. चूँकि 23 तारीख को यानी बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री इसमें इसका निर्णय करेंगे ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए. लेकिन युवा प्रदेश का और OBC समुदाय पूरी तरीके से उम्मीद लगाए बैठा है और पूरी तरीके से वो सजग भी है कि मुख्यमंत्री को निर्णय ले ही लेना चाहिए, वरना हो सकता है कि आने वाले समय में किस तरीके से आक्रोश किस दिशा की ओर जाए इस बात की भी कुछ कहा नहीं जा सकता. लेकिन उम्मीद यही है कि इसी मीटिंग में इसका निर्णय हो जाना चाहिए. धन्यवाद.